नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट lecture series of Indian economy. In this lecture series particularly we are talking about an important international institutions that is World Trade Organization. This is part 5. ये fifth part है in continuation with our part 4, part 3, part 2 and part 1. मैं उम्मीद करता हूं आपने इसके चारों प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस देख लिए होंगे इन विच वी हैड ऑलरेडी टॉक अबाउट हाउ वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर हमने बात करी इसके कुछ मर्सेंटाइलिज्म लिबरलिज्म की पॉलिसीज पे। फिर हमने कुछ ऑब्वियसली बात करी थी अग्रीमेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1994 कैसे अलग है 1947 से, जहां पे हमने बात करी थी कि एक जगह जब हम 1947 की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रेड बैरियर्स उसमें इंक्लूडेड थे। फिर जब 1994 की बात करते हैं तो हमने वहां पे क्या देखा था कि नॉन ट्रेड बैरियर्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमने वहां पे और अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे आगे बढ़ते हुए बहुत से पैरामीटर्स, डायरेक्ट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज, 3 तरीके के बॉक्सेस, एम्बर, ब्लू, ग्रीन, इन सब के बारे में बहुत इलेबोरेटली डिस्कशन कर लिया है। इस लेक्चर में वी आर मूविंग अहेड, दैट इज ऑन सर्टेन मोर अग्रीमेंट्स, मोर इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स जो यूपीएससी फोकस में रखता है, बहुत इलेबोरेटली समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहला गैट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, अब सर्विसेज का ट्रेड जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्विसेज का ट्रेड ये तो पहले बंद था, मतलब कि 1947 के टाइम पे कहां होता था? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे होता था क्या? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था हमने ये भी देखा। क्यों इसको इंक्लूड किया गया हमने ये भी देखा। तो इसको इंक्लूड किया गया, क्यों करा गया, वापस से देखो, क्योंकि 1981 तक जो है दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ही नहीं आया था और डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ही आया। ठीक है, जब वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थे तब ये नहीं आया, जब वो अच्छी पोजीशन में हो गए तो आ गया। तो देखो, सर्विसेज जो है बाय 1981 डेवलप्ड कंट्रीज में इट गॉट नियर अबाउट टू 66% ऑफ देयर जीडीपी एंड 67% ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज जनरेटेड एट दैट टाइम बाय 1981 सर्विसेज इन डेवलप्ड कंट्रीज। इस कारण से इन्होंने सोचा कि अब इसको सही समय आ गया है कि इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो ये आइडिया भी प्रपोज किया गया था यूएस के द्वारा। ठीक है, जो एक टाइम पे आईटीओ से बाहर हो जाता है वही इस चीज को प्रपोज करता है। कहां प्रपोज करता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कब करता है? इन 1982। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको वहां बताया था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO बताया था। आई होप आप लोग वीडियो देख लिया होगा। तो गैट्स में दोस्तों बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे बात की जाती है। सर्विसेज की ट्रेड बढ़ाना है ना आपको, तो सर्विसेज कौन कौन सी? मेजर 4 देखो, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, लोग चले जाएं आ पाए आसानी से, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज गैट्स में, इनफैक्ट ऑल्सो इन द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें जो याद रखने वाली चीज है इसका एक इनबिल्ट नेचर, इनबिल्ट एजेंडा बेसिकली ये होता है जिसमें कि नेगोशिएशंस जो है वो फर्दर ओपन रहे। मतलब कि ये जो हमने अग्रीमेंट साइन किया, ये अग्रीमेंट फुल फ्लेजेड और फिक्स्ड नहीं है, इट कैन बी अमेंडेड, क्योंकि यहां पे नेगोशिएशंस का जो रूम है वो अभी भी छोड़ा हुआ है। तो इनबिल्ट नेचर है इनका कि सक्सेसिव नेगोशिएशन से यहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं इन अग्रीमेंट्स में, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में भी, गैट्स में भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गैट समझ में आ गया होगा। चलता हूं आपको लेके नेक्स्ट अग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। बहुत से जितने भी आप इश्यूज देखोगे करेंटली जो आज हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं और जो बेसिकली कंटेंशियस इशू रहता है बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग, एंड दैट टू इन पर्टिकुलरली मैं आपको समझाऊंगा इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स देके। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। ट्रिप्स का फुल फॉर्म तो आपने याद कर ही लिया होगा, अभी तक मैं इतनी बार बोल चुका हूं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहला तो सवाल यही से उठ जाता है फुल फॉर्म से कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती ही क्या है। देखो दोस्त, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बनती है मैं आपको यह समझाता हूं। जैसे मान लो मैं एक जेनरिक ड्रग कंपनी का या ड्रग कंपनी का मालिक हूं, ठीक है।
अब मैं ड्रग मैन्युफैक्चर करता हूं, ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर होती है? ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए लगती है R&D, लगते हैं इनोवेशंस, लगती है डिस्कवरीज, उसके लिए लगता है पैसा, क्योंकि स्टैब्लिश करनी पड़ती है लेबोरेटरी, करने पड़ते हैं बहुत स्किल्ड मैनफोर्स जो उसको उस पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं और अगर मुझे कोरोना वायरस की मेडिसिन निकालनी है तो मुझे R&D करना पड़ेगी। अगर मैं R&D करूंगा तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, आप सहमत होंगे। पैसा लगाना पड़ेगा तो मुझे पैसा कमाने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। इसी कारण से मैं अपनी दवाई को करवा लूंगा पेटेंट, मतलब कि जो ड्रग फॉर्मूला मैंने अपनी रिसर्च से, अपने इनोवेशन से अपना पैसा लगा के बनाया है, उससे अब मैं पैसा कमाऊंगा और कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी ना कर पाए। इस तरीके की चीजें अलग अलग तरीके के बिजनेस में ऐसे होते हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जो उसको कॉपी ना कर पाए, रेप्लिकेट ना कर पाए बिना मेरी परमिशन के। या तो मैं उसको परमिशन दूं, और मैं अगर परमिशन दूंगा तो किस बिहाफ पे दूंगा? उससे पैसे लेके, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी, और राइट मतलब राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ लिया, और जब इसका ट्रेड होगा तो क्या आ जाएगा पिक्चर में? ट्रिप्स आ जाएगा। आसान सी बात थी। अब इससे होता क्या है, क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लाने की जरूरत है? सबसे पहले ये सोचो, देखो दोस्त, कोरोना वायरस हुआ। अब अगर मैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक हूं और अगर मुझे नहीं पता है कि मैं पेटेंट अगर करवाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। मतलब कि इन द सेंस, मैं जब ही कोरोना वायरस की मेडिसिन के लिए रिसर्च का पैसा लगाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मैं इससे 4 गुना कमाने वाला हूं। इट्स टोटली अ बिजनेस फॉर मी, ठीक है। तो मैं अगर ये चीज मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं अपना इतना पैसा लगा रहा हूं, पता चले कि कोई दूसरी कंट्री सोमालिया जैसी उसका जेनरिक ड्रग निकाल दे सेम फॉर्मूले का, तो मैं तो नुकसान में चले जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरी महंगी ड्रग कौन खरीदेगा? तो मैं रिसर्च पे पैसा लगाऊंगा क्या? नहीं। मगर कोरोना वायरस के लिए आपको मेडिसिन जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, राइट। इसी कारण से जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप लेके आते हो तो जो इन्वेस्टर है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो R&D में पैसा लगाते हैं, फिर पैसा कमाएंगे। इससे हुआ क्या? कोरोना वायरस की जब मेडिसिन आई तो हुआ क्या? जो पब्लिक गुड है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। इस कारण से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया गया। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम इमर्ज होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगेन प्रॉब्लम आएगी बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। अब मुझे बताओ कि कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है वो आपको क्या लगता है कौन सा देश जो है वो सबसे पहले निकाल पाएगा? इधर इट विल बी US और जापान और चाइना और इंडिया। कौन? ऑफ कोर्स आपका जो सबसे पहला हिट होगा वो किस पे होगा? US पे। क्यों? क्योंकि सबसे डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड का मतलब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास है, टेक्नोलॉजी के पास सबसे अच्छा स्किल्ड मैनफोर्स उसके पास है, भले ही वो इंडियन ओरिजिन है, दैट डजंट मैटर, मगर सबसे अच्छा स्किल्ड मैनफोर्स किसके पास है? यूएस के पास है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी है निकालना? यूएस की। इसी कारण से सबसे ज्यादा पेटेंट जो होते हैं वो होते हैं यूएस से, और जब पेटेंट यूएस से होते हैं तो यूएस हमको नेट क्या बन जाएगा? एक्सपोर्टर, और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगी उससे चीजें, इंपोर्ट करना पड़ेगी तो हमको पैसा देना पड़ेगा। इसी कारण से एक कंट्री बन जाएगी एक्सपोर्टर और वो होगी डेवलप्ड, और एक कंट्री बन जाएगी इंपोर्टर और वो होगी डेफिसिट में, जैसे हम ट्रेड में पढ़ते हैं। तो जो इंपोर्टर होती है वो जनरली देखने को मिलता है कि डेवलपिंग है, और जो एक्सपोर्टर होती है वो जनरली देखने को मिलता है कि डेवलप्ड है। ये होती है फिर प्रॉब्लम, क्योंकि डेवलपिंग नेशन के पास पैसा होता नहीं है मगर उनको ड्रग भी चाहिए होती है, जैसे हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों अभी इतना यहां ध्यान रखो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है 1967 में इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी ऐसे कॉपी ना करे बिना परमिशन के, मगर ये इनइफेक्टिव रहती है। इस कारण से मराकश एग्रीमेंट में 1994 ट्रिप्स को फाइनली इंक्लूड कर लिया जाता है। ये भी पार्ट था ग्रैंड बार्गेन का। ग्रैंड बार्गेन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें इन ऑल 73 आर्टिकल्स आते हैं, 7 मेजर पार्ट्स हैं, जैसे आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, लेआउट, डिजाइन एक्सेट्रा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको मिला के 7 पार्ट बनते हैं। इसी के साथ अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका वीडियो भी देख सकते हो। मैंने बहुत इलैबोरेटली समझाया है क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अब दोस्तों एक टॉपिक या फिर इनफैक्ट एक केस बताता हूं आपको तो और अच्छे समझ में आएगा क्या हुआ ट्रिप्स से। देखो,
बहुत पहले ग्लेनवेक पे एक बहुत बड़ा इशू चल गया था, कैंसर की ड्रग थी, यूएस ने पेटेंट करवा रखा था और हमारे यहाँ पे हम उसको जेनरिक बनाना चाहते थे क्योंकि कैंसर पेशेंट्स हमारे भी बहुत हैं, ठीक है। माइट बी पॉसिबल ग्लेनवेक नाम ना हो या कैंसर बीमारी के लिए बनी हो, बाकी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इसको एग्जांपल ले लो अभी कि ग्लेनवेक एक दवाई का नाम था जो यूएस ने बनाई, वो कैंसर की दवाई थी, उसका पेटेंट था। अब वो दवाई जो है वो इतनी कॉस्टली आती थी, नियर अबाउट 50,000 60,000 रुपए। वहीं अगर उसका हम जेनरिक ड्रग बनाने जाएं तो इट विल अराउंड कॉस्ट अस नियर अबाउट 5,000 to 6,000 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है फर्क, 5,000 और 50,000। तो दोस्तों अब आप बताओ कि हम क्या करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे लोग ठीक हो कैंसर से या नहीं चाहेंगे? सबसे पहली बात, वेलफेयर कंट्री हम चाहते हैं, मगर क्या हमारे यहाँ पे हम इतनी अफोर्डेबिलिटी हमारे यहाँ पे लोगों के पास है कि हर कोई 50,000 या 60,000 रुपए दे दे एक इंजेक्शन के? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करा जाए? तो दोस्तों ध्यान रखना, फिर क्या होता है कि इसी कारण से जो ये पेटेंट्स होते हैं इनमें कंटेंशियस इश्यूज डेवलप होते हैं बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हम चाहेंगे कि जेनरिक ड्रग हम निकाल पाए और डेवलप कंट्री क्या चाहेगी कि नहीं निकाल पाए, नहीं तो उनकी कंपनीज का नुकसान होगा। इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, फिर होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जो पॉइंट पे लड़ रहे थे मतलब यूएस से, कि क्या होता है थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके, क्योंकि इसका भी पेटेंट का कुछ टाइम होता है कि 10 साल तक पेटेंट रहता है, फिर जिसको जेनरिक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, इसको हमेशा मतलब जीवन भर पेटेंट रखने के लिए थोड़े थोड़े से केमिकल फॉर्मुलेशंस चेंज करती रहती है, ये दिखाने के लिए कि हमने इनोवेशन कर दिया है और अब हमको इसका भी पेटेंट दे दो। तो ये कुछ कंटेंशियस इश्यूज होते हैं बिटवीन द कंट्रीज। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब चीजें बता रहा था। अब जैसा मैंने बताया 73 आर्टिकल 7 मेजर पार्ट से, तो बहुत बड़ा ये अग्रीमेंट है, आप समझ ही गए होगे इतने बड़े पार्ट से। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को सू कर सकती है, ठीक है, मतलब WTO में चैलेंज कर सकती है कि आपने इसका जेनेरिक ड्रग कैसे बनाया हमसे बिना पूछे, हमने तो आपको परमिशन नहीं दी। रिटेलिएशंस होते हैं बहुत जगह से। इसी के बाद में काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग मतलब जैसे इंडिया वापस से हम चाहते हैं कैंसर से ठीक हो हमारे लोग, बाकी परचेस नहीं कर सकते, हम उनका चोरी करना शुरू करेंगे। चोरी इन द सेंस उनका फॉर्मूला चुरा लेंगे किसी ब्लैक मार्केट में जाके किसी थर्ड पर्सन से और फिर जेनेरिक ड्रग बनाने लग जाएंगे, इसको बोलते हैं काउंटर फिटिंग। अब दोस्तों इसी ट्रिप्स में एक बहुत छोटा सा आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको अगर आपने एग्जाम में मेंशन किया तो यू विल श्योरली फेच वेरी गुड मार्क्स। आर्टिकल 8 बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट के पास ये हक आ जाता है, राइट आ जाता है, अगर पब्लिक हेल्थ को लेके वो प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने लोगों को, तो इस पेटेंट रूल को भी ओवरराइड कर सकती है जरूरत पड़ने पे, इफ नीड बी। राइट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड इवन ओवरराइड पेटेंट्स इफ नीड बी। अगर जरूरत पड़े तो इस पेटेंट का भी उल्लंघन कर दो। और इसी आर्टिकल को लेके हम लड़ते हैं। जैसे ग्लेनवेक अगेन, हमने क्या एग्जांपल दिया, हम वहां गए, हमने बोला हमारे यहाँ पे बहुत कैंसर पेशेंट्स हैं, हम सही करना चाहते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो हम इस चीज को ओवरराइड कर रहे हैं। अगेन कंटेंशियस इशू डेवलप हुआ बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ये चीज हमको समझना पड़ेगी, इस कारण से स्टैटिक पार्ट जो है ट्रिप्स का वो हमको पढ़ना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी चीजें। तो ये था ट्रिप्स, ऑलरेडी गैट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, अग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं हम बहुत सारे WTO के। आखिरी के 2 अग्रीमेंट जो है वो है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखो इसको भी करंट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने जानबूझ के लिखा ही एग्जांपल है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ट्रिम्स का क्या फुल फॉर्म है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। बेसिकली पहले उसकी डेफिनेशन देख लो। WTO जो है ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मेजर्स की लिस्ट निकालता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्क्रिमिनेट करें। इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि देखो डेफिनेशन तो आप याद कर ही लोगे, मैं समझाता हूं मुद्दा क्या है। जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, मैं एग्जांपल देता हूं। इंडिया ने हाल ही में क्या करा दोस्तों, सोलर पैनल्स जो होते हैं उसमें जो बाहर की यूएस की कंपनी हमारे यहाँ आके सोलर पैनल्स बना रही थी, उसमें कंडीशन लगा दी कि 30% इसमें जितने भी इक्विपमेंट लग रहे, सोलर पैनल में इक्विपमेंट लग रहे, 30% इक्विपमेंट आपको डोमेस्टिक, मतलब हमारी MSME को बढ़ाने के लिए MSME से परचेस करना पड़ेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये गलत चीज हो गई, मतलब कि ये तो आपने उन पे मतलब बाध्य कर दी कोई चीज, उनको कंपल्शन दे दिया कि 30% रिक्वायरमेंट जो आपको डोमेस्टिक से फुलफिल करना पड़ेगी, मतलब विद इन इंडिया। इस चीज को यूएस ने चैलेंज कर दिया WTO में और हम हार गए।
तो बेसिकली ऐसा कोई भी मेजर या कोई भी इन्वेस्टमेंट मेजर कोई कंट्री नहीं लगा सकती जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाए, जैसा हमने करा था। इसी कारण से मैंने आप बोला WTO जो है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स की लिस्ट निकालती है और बताती है कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई। वैसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि ग्लेनबेक को अगर हमारे यहाँ बेचना है तो उसको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी या पेटेंट अपना देना पड़ेगा, या कोई मशीन आप परचेस कर रहे हो तो आपने ऐसा बोल दिया कि अगर ये मशीन आपको हमारे यहाँ बेचनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी हमको देना पड़ेगी, इस तरीके से। फिर डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों से बनवाना पड़ेगा, हमारी डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से आप चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। ये आता है ट्रिम्स में ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो चलिए एक और अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आखिरी है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। जो रेनबैक्सी वाला एग्जांपल बार बार देते हुए आ रहा हूं, इसका आ जाएगा रेलिवेंस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। बेसिकली क्या है ये एसपीएस? WTO जो है दोस्तों वो मेंबर स्टेट्स पे लगा देता है कुछ कंस्ट्रेंट्स रिगार्डिंग देयर पॉलिसी। एग्जांपल के तौर पे यूएस बहुत सक्षम देश है, मान लो उसने कोई ऐसे ऐसे प्रोविजंस लगा दिए कि इतना बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी आ गया अगर आपके खाने, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इतने से हेल्थ पैरामीटर्स जो है वो भी आ गए तो हम इस पूरे सामान को रिजेक्ट कर देंगे। या फिर आपने अगर इतनी सारी चेकलिस्ट को फुलफिल नहीं किया तो हम आपका सामान रिजेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि वो तो इतने सक्षम है कि वो ये सब काम कर सकते हैं हमारे यहां सामान बेचने के पहले, मगर क्या हम कर सकते हैं? नहीं। इसी कारण से सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स WTO को लाना पड़े, जैसे कि रिलेटेड टू फूड सेफ्टी। मान लो हमारी बालाजी चिप्स जो है वो यूएस में बिक रही है, ठीक है, तो फूड सेफ्टी में क्या बताया उन्होंने, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कितना चल जाएगा, पेस्टिसाइड लेवल कितना चल जाएगा। मान लो यूएस रिजेक्ट कर दे कभी हमारी बालाजी चिप्स को कि आपने जो आलू से बालाजी चिप्स बनाई, आपकी चिप्स बनाई, उसमें तो पेस्टिसाइड बहुत डले हुए थे आलू में, ये हम नहीं ले सकते चिप्स। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि WTO ने वो समय या वो लिमिट तय करके आपको बता दी है। हां, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर वो इतनी सुटेबल लिमिट रहती है कि हमारी कंपनी उसको फॉलो कर लेती हैं। फिर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब कि जैसे मान लो सारी चिप्स कंपनी को जिसको भी यूएस में बेचना है, यूएस ने ऐसा बोला कि अगर आपने 10 लेवल के इंस्पेक्शन नहीं करे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारी कंपनीज कर सकती है क्या? नहीं। तो इस तरीके से कुछ बहुत से पैरामीटर जो है, ये हमने बात करी सैनिटरी। अब चलते हैं फाइटोसैनिटेशन या फाइटोसैनिटरी मेजर्स पे। जैसे एनिमल और प्लांट हेल्थ जो है वो फाइटोसैनिटेशन में आता है, उसके बिहाफ पे अगेन कुछ कंस्ट्रेंट सेट करता है WTO। ये होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। और आखिरी जो है अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक लाइन का आंसर है कि टेक्निकल बैरियर्स को कम करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया था। तो दोस्तों दिस इज द होलसम स्टोरी अबाउट ऑल द अग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे अग्रीमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे विद एग्जांपल जो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है। अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो you can share with your friends so that you can have a fruitful discussion on this topic. In the end, keep shining, have a good day, thank you for hearing us.